मैं बीपीएससी की तैयारी करती हूँ हिंदी मीडियम से और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अगर मेरा नोट्स और पढ़ना हुआ तरीका अच्छा लगे, आप लोग से शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्लस में शेयर भी कर दीजिएगा। अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था हमें पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ना है। तो अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र वह विषय है अर्थशास्त्र वह विषय है अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत व्यक्ति, समाज, सरकार अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन कर अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। जैसा कि हमारे पास जो होती है ना, पैसे, समय, टाइम, ये सब सीमित होती है। मतलब हमारे पास लिमिट होती है और जो हमारी ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने जो संसाधन मेरे पास जो सीमित है, उनमें असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करना ही क्या है? अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र मूल रूप से मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। जो अर्थशास्त्र है मूल रूप से मानव की आर्थिक गतिविधियों का क्या करता है? अध्ययन करता है। तो किस में करता है? उत्पादन में, वितरण में, उपभोग में और बहुत सारे में करता है। ठीक है। अब हम अर्थशास्त्र के जनक भारतीय जनक एम विश्वेश्वरैया को कहते हैं। विश्वेश्वरैया को कहते हैं भारतीय जनक। और जो अर्थशास्त्र का वैश्विक जनक है, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने 1786 में पुस्तक लिखे थे। वो पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, एक मील का पत्थर है। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी बोला है। एक अर्थशास्त्री थे रेगनर क्रिप्स। जो रेगनर क्रिप्स थे, इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। अर्थशास्त्र को दो भागों में, शाखाओं में बांट दिया, व्यशिष्ट और समशिष्ट। पहला है व्यशिष्ट और दूसरा है समशिष्ट। अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन, मतलब छोटा सा इकाई, जैसे कोई कारखाना हो गया, कोई संस्था हो गया, कोई केंद्र हो गया छोटा सा, तो उसको व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। और समशिष्ट अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय आय हो गया, कुछ भी होगा। अभी बोलना छोटा सा बात करते हैं जो यहाँ पे है। इसे व्यशिष्ट को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। इसकी फोकस क्या है? अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई का अध्ययन क्या है? अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई का अध्ययन क्या है? व्यशिष्ट। जैसे उदाहरण, एक व्यक्ति, एक कर्म, एक उद्योग या एक बाजार। ठीक है। एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक। ये जो एक उपभोक्ता का व्यवहार भी मायने रख सकता है, या एक उत्पादक का निर्णय भी मायने हो सकता है। किसी वस्तु को कीमत का निर्धारण भी मायने हो सकता है। ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। लाभ, वैशिष्ट अर्थशास्त्र में क्या लाभ है? तो इससे ज़मीनी स्तर पे की जानकारी मिलती है। जो विशिष्ट है, ज़मीनी स्तर की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है।
जिससे सरकार को विशिष्ट मांग पूरी करने में पूर्ति समझने के लिए लक्षित योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इनका जन्म J.M. केन्स है। है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था या उसके बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था का या उसके बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, बजट, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी, राजकोषीय नीति, ये सब हम पढ़ते हैं कहाँ? तो समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। और इसका लाभ क्या है? सरकार को देश की बड़ी समस्याओं जैसे बेरोजगारी का पता चलता है और इन्हें सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीतियाँ जैसे बजट बनाने में मदद मिलती है। बहुत सारा हो जाता है, बजट हो गया या कोई मतलब उनको कुछ लागू करना हो नियम कानून, तो उन समय क्या होता है, मदद मिलती है उनको। इसका लाभ यही है। ठीक है। अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र के आधार पे, ठीक है, तो शिक्षा और उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है। ठीक है। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है और अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक प्रणाली है। यह संसाधनों के उपयोग की योजना बनाने अध्ययन करने और रणनीति बना ये जो संसाधन के उपयोग है ना, उसकी योजना बनाने, अध्ययन करने और रणनीति बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था है उन योजनाओं को सिद्धांतों के वास्तविक रूप से लागू करने और संस्थानों का उपयोग करने की व्यवस्था है। जैसे खर्च करने से पहले सोचना और योजना बनाना। मेरे पास पैसे हैं तो हम उससे कैसे खर्च करेंगे, कितना कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे, तो वो हम इसमें अर्थशास्त्र में कर दिए। और उस योजना के अनुसार वास्तव में वैसा खर्च करना है, तो जो योजना बनाया है उसके वास्तव वो खर्च करेंगे तो वो अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था 5 प्रकार की है। ठीक है। फर्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें प्राकृतिक संसाधन पर आधारित है। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण और निर्माण पर। तृतीयक में सेवा क्षेत्र। चतुर्थ में ज्ञान आधारित। पंचम में उच्च स्तरीय निर्णय। इन सब का डिटेल भी हम अभी करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, ये सब कहाँ आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसका GDP 16% है। इसका जो योगदान है 16% है। लेकिन इस पे 50% जो है ना, 50% इस पे रोजगार ढूंढता है जो आम जनता है, 50% इसी पे। और प्राथमिक क्षेत्र को ना अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की, सॉरी यहाँ मेरा हड्डी नहीं है तो यहाँ रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, जैसे फैक्ट्री। मान लीजिए हम कोई मतलब गेहूँ को लिए और आटा चक्की में पीस दिए, तो प्राथमिकता से हमें गेहूँ मिल गई, हम उसे मशीन में पीस दिए, आटा चक्की। विनिर्माण, इसका GDP योगदान कितना है? 30% है। तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है, जैसे बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, नौकरी, हॉस्पिटल। इनसे में क्या मिलता है? सेवा प्राप्त होता है। इनका योगदान 54% है। और ये ज्ञान के आधारित पे जो है चतुर्थ और पंचम क्षेत्र की अवधारणा, ज्ञान के आधारित पे चौथा और पश्चिम के क्षेत्र की अवधारणा है। चतुर्थ में ज्ञान और सूचना से संबंधित गतिविधियाँ, अनुसंधान और विकास,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी IT, इंफॉर्मेशन। और पंचम हो गया उच्च स्तर के निर्माण लेने वाले लोग और संस्थान। जो स्तर के निर्माण लेने वाले लोग और संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, कंपनी के CEO, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, वित्तीय और कानूनी सलाहकार, ये सब क्या है, पंचम क्षेत्र में आता है। भारत की आर्थिक संरचना संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र सरकारी नियमों के अंतर्गत क्या आता है, रोजगार सरकार या निजी संस्थानों के निश्चित नियम कानून के तहत होता है। इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। संगठित को ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। नौकरी की तुलना, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक लाभ भी होता है इसमें। नियमित वेतन और तय काम के घंटे, PF, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं मिलती है, वही असंगठित क्षेत्र में नहीं मिलती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलता है। असंगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों के बाहर होता है, जैसे इस पर काम पर बहुत सीमित या कोई नियम कानून लागू ही नहीं होते, और अनिश्चितता और सुरक्षा का अभाव भी रहता है। ना वेतन, ना नौकरी की कोई गारंटी होती है, और सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती है, और वही संगठन में सब कुछ मिलती है। तो दोनों का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रखा है। संगठित का एग्जाम्पल है सरकारी कार्यालय, बैंक, रेलवे, बड़ी कंपनियां, स्कूल और कॉलेज। वही असंगठित का है किसान, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामकाज, रेहड़ी पटरी इत्यादि जैसे, और दुकानदार भी हो सकते हैं, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर 4 क्षेत्र हैं, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर जिसे PPP बोला जाता है, सहकारी क्षेत्र, कोऑपरेटिव सेक्टर। इन चारों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। नियंत्रण और भागीदारी के विभिन्न मॉडल है। ये क्या है, नियंत्रण और भागीदारी के विभिन्न मॉडल हैं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र पूर्णतः सरकार का अधिकार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार का अधिकार होता है, और इसका जो मेन उद्देश्य होता है विकास, समाज का कल्याण होता है, जैसे कि भारतीय रेलवे। और निजी क्षेत्र में केवल निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कंपनी, कुछ भी हो, इसका उद्देश्य होता है केवल लाभ कमाना, जैसे रिलायंस और टाटा कंपनियाँ। संयुक्त क्षेत्र क्या होता है कि सरकार और निजी दोनों का भागीदारी होती है, जैसे मेट्रो परियोजना, मतलब संयुक्त में ये हो गया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों जुटे होते हैं, 50-50 के परसेंटेज पे जुटे होते हैं, या कुछ भी रहे, वो दोनों आपस में रहते हैं, ठीक है। सहकारी क्षेत्र संचालन के कई लोगों द्वारा, दिशा निर्देश सरकार द्वारा, जो कोई सरकारी क्षेत्र कोई चीज़ है ना, वो चलाता है पब्लिक, लेकिन वो सरकार के रूल पे चलाता है, तो सरकारी क्षेत्र कहते हैं, जैसे सहकारी बैंक, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। इससे आगे का अगर नोट्स आप लोग को चाहिए तो कमेंट करें, लाइक करें, और मैं अगले वीडियो में बना कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।